हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपने पिछले 2 लेक्चर में देखा है कि हमने बॉटनी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने की शुरुआत की है और इस कारवा को अब आगे बढ़ाने का वक्त फिर से आ चुका है। हमने शुरू किया था इकोलॉजी का टॉपिक एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अपन ने शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी थी। देन आफ्टर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा था और थोड़ी बहुत बातें हमने ओजोन डिप्लीशन की थी। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इकोलॉजी के एक बहुत शानदार टॉपिक जिससे जेड 2023 में एक सवाल पूछा गया और आखिर में हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल को भी यहाँ पर सॉल्व करवा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आप फुल एनर्जी के साथ, फुल फोकस के साथ इस लेक्चर को देखना ताकि आपको सारी चीजें यहीं की याद हो जाए। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक मैं आपको समझाता हूं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम पढ़ना चाहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, जैव विविधता का हम संरक्षण कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व देखो बच्चों, इस टॉपिक को अपन ये टॉपिक शायद बीच का हो सकता है, लेकिन हम इस टॉपिक को एकदम जीरो से पढ़ेंगे और आखिर में इसी टॉपिक पर मेन अपना फोकस रहेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बायोडाइवर्सिटी का वास्तव में क्या होता है। कि हमने हेडिंग तो लिख दी, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कैसे करें, कंजर्व कैसे करें, लेकिन हमारे को मतलब तो पता होना चाहिए कि वास्तव में ये बायोडाइवर्सिटी क्या का नाम है। तो हम देखते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया किसने। बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया किसने। जैव विविधता वास्तव में शब्द है, जो बायोडाइवर्सिटी वास्तव में शब्द है, जो वर्ड है, वो किसने दिया था। तो आप सभी ने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा होगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, और हम जानते हैं कि एनसीईआरटी में जिन साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले अगर 5 साल के पेपर का अगर अपन एनालिसिस करें तो हर साल बायोलॉजी के अंदर 3 साइंटिस्ट पर क्वेश्चन आते हैं, तो शायद यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। किसने दिया था बेटा? एडवर्ड विल्सन ने। हैं बायोडाइवर्सिटी शब्द है, जो टर्म है, वो किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन। तो बोले सर अब बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ये तो पता लग गया कि टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया था, बायोडाइवर्सिटी को भी समझा दीजिए। तो बायोडाइवर्सिटी का अगर अपन बेसिक मतलब समझना चाहें तो बायोडाइवर्सिटी का बेसिक मतलब है कि किसी जोग्राफिकल एरिया में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली कितनी संख्या में कितने नंबर हैं जीवों के, ऑर्गेनिजम्स के, और वो कितने प्रकार के जीव हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब कि वो कितने प्रकार की जातियों को, कितने टाइप्स की बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सुन करके आपको ऐसा लगता होगा कि हम ऑर्गेनिजम्स का जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी का जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो स्पीशीज लेवल पर करते हैं क्या? तो इस बात को अपन गलत कह सकते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का केवल जो मकसद है वो स्पीशीज लेवल को इंक्लूड करना नहीं है, बल्कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी अर्थ पर, जो जैविक संगठन है हमारी पृथ्वी पर, उसके सभी स्तरों पर, उसके सभी लेवल्स पर हम बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड करते हैं, जिसको हम समझते हैं आगे चलकर कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मकसद है सभी ऑर्गेनिजम्स को करना। बोले सभी ऑर्गेनिज्म क्या मतलब है कि इस धरती पर, इस अर्थ पर जितनी भी सबसे छोटी चीज क्या हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? एक सेल। तो हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जितने भी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है, वो ऑर्गेनिज्म एक सेल में, एक सेल किसकी बनी हुई होती है बेटा? मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। उसके मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी है ना रहते हैं, उनका निवास है, उनका हैबिटेट है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को भी लेना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक छोटी
सेल में पाए जाते हैं। और इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक छोटी सी सेल से लेकर के एक बड़े लेवल तक अगर अपन बात करें, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें जिसे हम बायोम कहते हैं, जीवोम कहते हैं, तो उसके अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सभी को एक साथ सम्मिलित करके टुगेदरली हम इनको एक साथ क्या कहते हैं, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो एक बार फिर से अगर अपन बायोडाइवर्सिटी को शॉर्ट में समझाना चाहें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ईच एंड एवरी लेवल पर मौजूद हो, चाहे वो एक छोटी सी सेल हो, उसके माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, या पूरे एक भौगोलिक क्षेत्र, पूरे एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसका एक फिक्स क्लाइमेटिक जोन है, जिसका एक फिक्स वेदर है, क्लाइमेट है, और वहां पर उस वेदर के फेवरेबल कंडीशंस के अंदर पाए जाने वाली वहां के ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, उन सभी को एक साथ मिला करके हम क्या कह देंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो एक्चुअल हम लिख, बायोडाइवर्सिटी इज स्टडीड, तो पढ़ा जाता है ईच लेवल ऑफ क्या, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज, बायोलॉजी। और हम ईच लेवल में क्या जानते हैं, चाहे वो स्पीशीज हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो किंगडम हो, फाइलम हो, हर लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म हैं, हर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हमको मिलते हैं, चाहे वो छोटी सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र में एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एक बायोम के अंदर पाए जाते हो, उन सभी को एक साथ पूरी पृथ्वी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उन सभी को एक साथ मिलाकर हम इस पृथ्वी की, इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं एक चाहे सेल हो या सेल से लेकर बायोम, सबके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है, ऑल आर टू कॉल्ड एज कॉल्ड एज। आप सभी को मतलब समझ में आ गया होगा कि वास्तव में बायोडाइवर्सिटी क्या है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस अर्थ पर, जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हमारे को सबसे बेटर ऑर्गेनिज्म माना जाता है, लेकिन हम ये धरती को, अगर हम कि हमारे यहाँ जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारा घर है, तो इस घर को तो हम कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म साथ में बांट रहे हैं। ये हमारी मोरल वैल्यूज है, ये हमारे कर्तव्य बनता है कि हर वो जीव, हर वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ इस पृथ्वी को बांट रहा है, हमारे साथ इस अर्थ को बांट रहा है, शेयर कर रहा है, उसका हम ख्याल रखें। मतलब कि हम पूरी बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखें, ताकि इससे जो हमारे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हम भी ले सकें, और इसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारे आने वाली हजारों पीढ़ियां इसका बेनिफिट या इसका लाभ ले सकें। इसलिए हमने ये टॉपिक शुरू किया है कि हम क्या करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे। फिर आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर बायो हम बचाएंगे तो उसी को ना जो खत्म होने की कगार पर है, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस पहुंच रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंच रही है? तो मेरा आंसर रहेगा हाँ। बोले सर कैसे हो रही है बायोडाइवर्सिटी की हानि, कैसे हो रही है बायोडाइवर्सिटी का लॉस? तो चलते हैं कि अगर हम बोलना चाहें कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तब जो जीव को हानि पहुंच रही है, जो क्षति पहुंच रही है, वो किस प्रकार पहुंच रही है, लॉस ऑफ बायो, तो हम कह सकते हैं ये जो बायोडाइवर्सिटी का अभी लॉस चल रहा है, जो प्रेजेंट में हानि चल रही है, वो किसके द्वारा चल रही है? तो आप सभी ने नाम सुना होगा मास एक्ट का, नाम सुना होगा बेटा, मास। ये मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? बोले एक्सटिंक्शन को तो बोलते हैं सर विलुप्तीकरण, विलुप्त हो जाना, कोई चीज गायब हो जाना, कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस अर्थ पर वो ना मिले कहीं पर भी। तो बिल्कुल सही यही मतलब होता है। और इसके साथ मास जोड़ देना, मास मतलब समूह में, ग्रुप के अंदर, मतलब जब बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी जातियां अगर ग्रुप के अंदर, अगर समूह के अंदर विलुप्त हो रही हो, गायब हो रही हो, खत्म हो रही हो, एक्सटिंक्ट हो रही हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, मास एक्सटिंक्शन कहेंगे। इसका एक्चुअल में क्या मतलब हुआ कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है,
जो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जो अलग अलग टाइप की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उनका क्या हो रहा है। बहुत सारी जगह, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जोबनेर रह रहे हैं तो जोबनेर में ही एक्सटिंक्शन चल रहा होगा, विलुप्तीकरण चल रहा होगा। पृथ्वी तो कितनी बड़ी है, अर्थ कितनी बड़ी है, ना जाने कौन सी जगह, ना जाने कितनी जगह इसका विलुप्तीकरण हो रहा हो, अलग अलग स्पीशीज संकटग्रस्त हो, थ्रेटेंड हो, एंडेंजर्ड हो, उनको डर हो कि अब कुछ आने वाले समय में हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा कि मानव ने जब अतिदोहन किया, ह्यूमन ने अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, लालच को पूरा करने के लिए जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, तो उसके कारण पैसेंजर पीजन नाम का ऑर्गेनिज्म और स्टेलर सी काऊ नाम का ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। मतलब कि ऐसा एक्सटिंक्शन, ऐसा विलुप्तीकरण बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती पॉपुलेशन के कारण और ह्यूमन नीड पूरा करने के लिए अपनी ग्रीड बना लेता है, अपना लालच बना लेता है, और उस लालच को पूरा करने के लिए न जाने कितने ऑर्गेनिजम्स है ना यहाँ इस धरती से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरती पर रह रहे हैं तो हम क्या करें, उन जीवों का, हमारी बायोडाइवर्सिटी का, उन सभी ऑर्गेनिजम्स की क्या करें, रक्षा करें, प्रोटेक्शन करें, उनके साथ उनका देखभाल करें और उनके साथ अच्छे रहें। तो प्रेजेंट के अंदर या बोल सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है हजारों सालों से, वो किसके द्वारा चल रहा है, मास एक्सटिंक्शन के द्वारा। तो बोले सर प्रेजेंट में ये पहली बार हो रहा है क्या मास एक्सटिंक्शन, बीच में कभी रुका नहीं क्या। बोले रुक रुक करके, मतलब ये कौन से नंबर का मास एक्सटिंक्शन है बेटा। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट, क्या बोल सकते हैं, करंटली द मास मास ऑनगोइंग, मास एक्सटिंक्शन है, लगातार चल रहा है। मतलब बहुत सारी तो इस अर्थ पर है, वो क्या पता विलुप्तीकरण के एक्सटिंक्शन है, और न जाने कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और हम कह सकते हैं कि अभी जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, उससे पहले 5 और मास एक्सटिंक्शन हुए हैं हमारी इस अर्थ पर। और ये जो मास एक्सटिंक्शन है वो पुराने मास एक्सटिंक्शन कंपैरिजन में, तुलना में 100 से 1000 गुना फास्टर रेट से चल रहा है। तो हम कह 100 to 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। बेटा तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक समझा है केवल बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, तो एडवर्ड विल्सन। बायोडाइवर्सिटी का वास्तव में मतलब क्या है वो हमने समझा, और इस बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार हानि हो रही है, किस प्रकार क्षति पहुंच रही है, किस प्रकार इसका लॉस हो रहा है, हमने उस बात की। अब हम आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बोले सर अभी तो बायोडाइवर्सिटी हो, कंजर्वेशन का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को बचाए रखना, किसी चीज का ध्यान रखना, संरक्षित करके रखना, उसको आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही बनाए रखना, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेशन कहते हैं। तो आज का टॉपिक है कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहे हैं, हम उनको क्या करें, सुरक्षा प्रदान करें, उनका प्रोटेक्शन दें, उनकी देखभाल करें। तो उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और अभी आगे चल करके हम देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो 2 प्रकार से की जा सकती है, और इसके ऊपर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। इसलिए हमने यूट्यूब चैनल पर अभी वो टॉपिक शुरू किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डाइवर्सिटी क्या कहेंगे, अगर कोई बच्चे रहे हैं का मतलब क्या है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, जैव विविधता को धरती पर बचाकर कैसे रखा जाए। तो हम कह सकते हैं वो टाइप हैं, आप सबने कभी ना कभी इसका नाम भी सुना होगा। एक टाइप क्या है बेटा, इन सीट है बेटा, क्या मैं इसका और नाम लिखना चाहूँ तो हम स्लैश लगा के लिख, ऑन साइट बायोडाइवर्सिटी। और बोले सर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है ऑफ साइट, क्या है बेटा, ऑफ साइट, या अपन उसका नाम है
तो अपन एक एक करके इन टॉपिक्स को करते हैं, साथ पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा कंफ्यूज। आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ खींच सकते हैं या फिर साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आता है वो क्या है बेटा? ऑन साइट या इन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑन साइट, साइट अपन किसको कहते हैं बेटा? वो जगह। मैं साइट देखने जा रहा हूँ मतलब मैं जा रहा हूँ, मतलब ऑन साइट, उसी साइट पर। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जीव को, किसी जाति को, किसी को बचाना हो, विलुप्तीकरण या एक्सटिंक्शन से बचाना हो, तो हम क्या करें? उसका संरक्षण, उसका प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल उसके प्राकृतिक हैबिटेट में, उसी के नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में, जहां उसका हजारों सालों से घर है, जहां पर उस स्पीशीज हजारों सालों से रह रही है, जो उसका प्राकृतिक आवास है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, हमको वहीं पर उसको क्या करना है? संरक्षित करना है, कंजर्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस टॉपिक में हम क्या लिखेंगे बेटा? कि यहाँ पर जो हम कंजर्वेशन करते हैं, पर जो हम सर्व करते हैं, या हम इसी को परिरक्षित या सर्व भी कह सकते हैं, सर्व करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म कहाँ करते हैं? कहाँ पर? प्राकृतिक आवास में। कहाँ पर बेटा? उस जल के प्राकृतिक आवास में, उसके नेचुरल हैबिटेट। तो बोले सर ये कोई अपन 100% श्योर है क्या इस बात के लिए कि हमको किसी ऑर्गेनिज्म को बचाना हो तो हम उसकी के घर में बचाएं? हमने तो कई बार नाम सुना है कि जो चिड़ियाघर होता है वहां पर अलग अलग एनिमल्स को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग जंतु जगत के प्राणियों को, एनिमल्स को लेकर के आया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? एंडेंजर्ड होते हैं, थ्रेटेंड होते हैं, एक्सटिंक्शन के डर पे या कगार पे खड़े रहते हैं। तो मैं बताता हूँ वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हमें कंजर्वेशन या ऑन साइट कंजर्वेशन काम में लेना चाहिए। तो तीन ऐसी कंडीशन। सबसे पहला, अब हम सिस्टम, पारी तंत्र को क्या करना हो? कंजर्व करना हो, संरक्षित करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे उसी जगह संरक्षित करना पड़ेगा जहां पर वो मौजूद है, जो उसका प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है। बोले सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और डीपली कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पारिक तंत्र क्या बोल सकते हैं? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वन या फॉरेस्ट। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको पता लग गया कि ये जो वन है, ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर इतनी सारी अच्छी अच्छी, जो रेयर, जो और कहीं नहीं मिलती ऐसी जातियां मौजूद है, ऐसी हैं, हमें तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट, पूरा का पूरा वन ही संरक्षित करना है, कंजर्व करना है। तो ऐसे केस में क्या आप इस वन को, इस फॉरेस्ट को उठा करके अपने कमरे में ले जा करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? बोले सर नामुमकिन है। हम इस मेथड में क्या करेंगे? हम इस मेथड में पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे के पूरे पारिक तंत्र को भारत सरकार क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी, संरक्षित करेगी, कंजर्व करेगी। तो हमने उसी जगह पर, उसी साइट पर क्या किया? इस बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी में पेड़ पौधे भी तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, जीवित जातियां ही तो है, जीव ही तो है। तो वो भी एक तरीके से क्या है? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। हम उनको बचाएंगे तो उनके ऊपर आश्रित ना जाने कितने जीव जंतु, ना जाने कितने ऑर्गेनिजम्स और क्या हो जाएंगे? संरक्षित हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। तो पहला तो ये मेथड। सेकंड नंबर की अगर अपन बात करें और किसकी के कंजर्वेशन की हम ये मेथड काम में लेते हैं, तो आप सबने और नाम सुना होगा, आप सब कई बार तो इस डेफिनेशन दे देता है एग्जाम में और पूछता है कि ये जो डेफिनेशन है ये कौन से टाइप की स्पीशीज है, और उसका आंसर क्या चला जाएगा? एंडेमिक स्पीशीज। बोले सर इसका मतलब ये है कि वो जाति,
वो स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म और कहीं नहीं पाए जाएंगे, केवल एक फिक्स ज्योग्राफिकल, केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जंतु पाए जाएंगे उसके। तो ऐसी क्या कहा जाता है, एंडेमिक स्पीशीज। मतलब वो स्पीशीज जो रेस्ट्रिक्टेड है, जो कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, और कहीं पर नहीं मौजूद है। बोले सर एग्जाम्पल दीजिए, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कंगारू का। आप सभी जानते हैं कि जो कंगारू है वो केवल और केवल इस धरती पर, केवल और केवल इस अर्थ प्लेनेट पर, केवल और केवल यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि कभी आपकी बात हो कंगारू से, कंगारू आपसे कह रहा है कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरे को कंजर्व करो, तो क्या आप उसको फ्लाइट में बैठा करके हमारे भारत में ला करके कंजर्व कर पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे? तो हमारा आंसर होगा नहीं, वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, वरना भारत सरकार कब का ले आती। समझ में आ रही है बात? मतलब यदि हमें ऐसी स्पीशीज को जो केवल एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती, उसे संरक्षित करना है, उसे कंजर्व करना है, तो हमें उसी ज्योग्राफिकल एरिया में, उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके प्राकृतिक आवास में क्या करना पड़ेगा बेटा? कंजर्व करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देता हूं, वो स्पीशीज, वो स्पीशीज, वो जाति रेस्ट्रिक्टेड पार्टी। ब्रैकेट में हम लिख दे, हम मिलते हैं बेटा। और ये बेटा, और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन, कभी यदि आपके पास नाम आ जाए किसका, आयोड, क्या करेंगे? बहुत पूछे और बायोडाइवर्सिटी सवाल आता है, लेकिन इस अकेले, बोले सर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट धरती पर, अर्थ पर ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर जाति विविधता, जहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी एक्सट्रीमली हाई है कि वो जगह छोटी है, वो जगह छोटी है, लेकिन वहां पर इतने लार्ज नंबर में, इतने एक्सट्रीमली हाई नंबर में क्या पाए जाते हैं? अलग अलग टाइप की स्पीशीज पाई जाती है, अलग अलग टाइप की जातियां पाई जाती है, जो दुनिया में क्या पता और कहीं नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर तो बोले सर ये तो अभी एंडेमिक बोला था आपने, तो हम कह सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट है वहां पर बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं वो केवल और केवल वहीं पाई जाती है, और एक्स्ट्रा। और बोले सर इसके बारे में और बात, तो हम कह सकते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर 34, जो एनसीईआरटी का डाटा है वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर ऐसी 34 जगह है, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। और उनमें से इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। और अगर अपन एशिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हमारे इंडिया या उसके आसपास से पाए जाते हैं। तो उनके नाम भी पूछे जाते हैं, सर आप जानते हो। एक तो हो गया श्रीलंका, दूसरा हो गया बेटा इंडो बर्मा बॉर्डर, तीसरे नंबर पे हो गया ईस्ट हिमालयाज, और चौथे नंबर पे हो गया वेस्टर्न घाट। तो क्या आप पूरे वेस्टर्न घाट को उठा करके अपने घर में ला सकते हैं क्या? उसको किसी आर्टिफिशियल मीडियम में, कोई कृत्रिम क्षेत्र में वहां ले जा करके संरक्षित या कंजर्व कर सकते हैं क्या? तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं कर सकते। इसीलिए जो भारत सरकार है या जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इन हॉट स्पॉट को एक स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन देती है, एक बहुत अच्छे तरीके की सुरक्षा में रखती है, देखभाल में रखती है। और हम ये चीज जान आगे चल, इंपॉर्टेंट बात और बताऊं आपको कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अगर अपन पूरे पृथ्वी की अर्थ की बात करें, अपन ने 34 बोला, लेकिन आप ये
चीज सुन के बहुत चौंकोगे कि यहाँ पर इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है कितनी छोटी जगह में। अगर अपन इन 34 को एक साथ अगर इनके क्षेत्रफल को मापे तो जो पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका केवल 2% हॉटस्पॉट है ना आते हैं। लेकिन जब अपन बात करेंगे कि यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी है तो वो इस परसेंट बहुत ज्यादा अधिक है कि यदि गवर्नमेंट इन जगहों को क्या दे दे, एक स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दे दे, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था कि बायोडायवर्सिटी का लॉस मास एक्सटिंक्शन से हो रहा है, उस मास एक्सटिंक्शन कितना बचाया जा सकता है, कितना कम किया जा सकता है, उस मास विलुप्तीकरण को कम किया जाता है। इसका मतलब इतनी ज्यादा हाई डाइवर्सिटी यहाँ पर स्पीशीज की देखी जाती है, इतनी ज्यादा उच्च होती है बेटाओ, जाति विविधता पाई जाती है। तो कुछ बातें जो अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है बेटा, हम लाइनें देख। सबसे पहले क्या कह सकते हैं अपन, आर दी, आर दी और अभी मैंने देर पहले बोला था यहाँ पर है वो एंडेमिक है बहुत सारी, तो वो केवल यहीं पाई जाती है, इसलिए उनको बचाना तो और ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं, फिर हम क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड का डाटा है, क्या पता इंक्रीज हमारे एग्जाम में वही डाटा पूछे, आरटी में आरटी में कितना 34 बात करें, हमें कितनी बात करें, क्वेश्चन ये आ जाता है कि है ना बायोडाइवर्सिटी में से आपको टिक। सबसे पहले बात करें कि बात करें तो बर्मा बॉर्डर की, फिर उसके बाद यदि हम बात करें ईस्ट अलियास की, आफ्टर ये बात करें चारों बहुत ज़्यादा डाटा। फिर उसके बाद में कुछ और लाइनें जो हॉट स्पॉट है बेटा। अगली बात हम कह सकते हैं टोटल हॉट स्पॉट हैं वो टुगेदरली अर्थ के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं, मात्र 2%। बायोडाइ ओनली ओनली बहुत कम है, ओनली 2%। बोले सर ये बात क्यों बता रहे हो, ये तो कम ही बता रहे हो, आपकी 2% तो कम है। ये मैं तुलना करवा रहा हूँ कि 2% बहुत कम एरिया है, लेकिन यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत एक्स्ट्रा है। बट
बच्चों ये पॉइंट इस जाता है। और एक लास्ट लाइन आपको बता थी बेटा, यदि गवर्नमेंट क्या दे दे, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे रखी है, प्रॉपर एंड दखल अंदाजी ना कर पाए, क्या कह सकते खाता सीखता है, मांस विलुप्तीकरण चल रहा है, वो कितना परसेंट कम हो सकता है, कितना परसेंट बेटाओ। ये टॉपिक की ये बात किसकी, ये बात की हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। और हमने ये देखा कि चाहे जब हमें किसी को सिस्टम को कंजर्व करना हो तो भी हम उसी जगह करेंगे, या किसी एंडेमिक को करना हो तो उसके एक रेस्ट्रिक्टेड जो जहाँ पर वो रह रही है उस जोग्राफिकल एरिया में करेंगे, या यदि हम किसे करना हो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को प्रोटेक्शन देने तो भी हम उसको क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। अब अपन बात करते हैं टॉपिक के क्या इस टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट वास्तव में आप एग्जाम्पल तो सर कि ऐसा भारत सरकार ने क्या क्या कर रखा है जिन्हें हम क्या बोल देंगे इन सिटू टाइप का कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का। तो वो एग्जाम्पल्स बात करें, बात करें टाइप ऑफ वाला आया था, क्या कहा जाए। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहा जाता है, बात करें क्या कहते हैं वाइल्ड बात करेंगे क्या कहते हैं। आप देख अपन देख क्या सवाल बनता है हर बार कोई ना एग्जाम के अंदर, हमारे भी इस बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, कैसा सवाल पूछा जाता है कि फॉलोइंग चार ऑप्शन में से कौन से टाइप कौन सा ऑप्शन इन सिटू रिजर्वेशन का एग्जाम्पल है नहीं है, या कौन सा ऑप्शन का एग्जाम्पल है। तो इन चारों में से वो ऑप्शन तो वो टाइप का है, और इन चारों में से एक ऑप्शन के अंदर ना हो तो वो नहीं है। तो हमको क्या याद रखना है कि जो नेशनल पार्क है, जो जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो सेक्रेड ग्रूव्स है, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल होते हैं। और एग्जाम के अंदर अभी अपन समझेंगे सेक्रेड क्या होते हैं, पवित्र रूप क्या होते हैं। उससे आपको एक बात बता दें, एनसीईआरटी में डाटा भी दे रखा है, लेकिन वो डाटा थोड़ा पुराना है, लेकिन पुराना डाटा ही याद रखेंगे कि अगर हम चाहें पता लगाना चाहें कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, का डाटा क्या देती है। अगर हम पता लगाना चाहें कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसका डाटा क्या लगाती है, 14। अगर हम पता लगाना चाहें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है तो, और अभी हम तक से बात करेंगे तो हम चार सेक्रेड याद करेंगे। और आपको एक और कंफ्यूज सवाल बता दूं कि यदि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क लिखा आ जाए, सफारी पार्क लिखा आ जाए तो ये का एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको कंफ्यूज है ये एग्जाम्पल है तो ऑफ साइड। आपको बिल्कुल टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो अभी अपन देखते हैं वास्तव में सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, क्या चीज।
पवित्र। आपको इनके एग्जाम्पल सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इनके 4 एग्जाम्पल साथ के साथ उन्हें याद भी करेंगे। आप सभी को पता है कि राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ पाई जाती है, अरावली ही पाई जाती है, जितना पवित्र माना जाता है कि उसके हम पूजा करते हैं। उसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे या पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनको पूजा जाता है, और जिस चीज को हम पूजते हैं उस को हम कभी खराब करना नहीं चाहेंगे। इसी कारण ये है ना संरक्षित रह पाते हैं, कंजर्व रह पाते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? अरावली। अरावली ऐसे ही और है जो पाए जाते हैं। काले की बात करें, काले में कहा जाता है। देन आफ्टर ये बात करें, हाँ, पर पाए जाते हैं। बात करें राष्ट्र की, जिस और अगर हम चौथा तरबूज आज हैं पाए जाते हैं है। बोले सर अब इसका मतलब तो सीक्रेट का थोड़ा बहुत आपने अरावली पहाड़ियों के लिए कहा, तो थोड़ा बहुत तो हम गैस पा रहे हैं। तो बोले सेक्रेड ग्रुव तो वो जगह है, वो पवित्र स्थान है, या बोल सकते हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो भौगोलिक क्षेत्र है जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, जिसको मंदिर की तरह, भगवान की तरह पूजा जाता है। वहाँ के समुदाय या लोकल ट्राइब्स या बोल सकते हैं वहाँ के कम्युनिटी के द्वारा वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने भी जंतु एनिमल्स पाए जाते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको प्रॉपर केयर किया जाता है, उनको पूजा जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जितने भी स्पीशीज पाई जाती है वो कंजर्व की जाती है, इस तरीके से बचाई जाती है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता। ठीक है बेटा, और एक सवाल यहाँ से आता है। एक लाइन लिख रखी है यहाँ पे कि जो मेघालय के अंदर ये जो खासी और जयंतिया हिल्स नाम के से पवित्र वन है, उन क्या कहा जाता है कि वहां पर वर्ल्ड की सबसे रेयर जो क्या बोल सकते हैं, बहुत कम मिलती है, और वो संकटग्रस्त है कि अगर उनको अपन बाहर छोड़ दें तो वो उनका क्या हो जाए, एक्सटिंक्शन हो जाए, विलुप्तीकरण हो जाए। तो ऐसी प्लांट की पे पाई जाती है, और उसको बोला जाता है ये जो जगह है ये क्या है, राष्ट्र क्या होता है ऐसी का जो इन चरण इस है है, तो इनका कंजर्वेशन का प्रोटेक्शन किया जाता है। इन सेक्रेड लोग करते हैं, और ये वही जगह है जब इनको भगवान की तरह मान ही लिया, पूज ही लिया, तो इनको अपन दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं कर सकते। मतलब ये का एग्जाम्पल ही होगा, ऑन साइट का एग्जाम्पल होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा बेटा? हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमने फर्स्ट टाइप देखा, जिससे हमने क्या कहा बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन या ऑन साइट कंजर्वेशन। अब अपन चलते हैं आगे की ओर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दूसरे टाइप की ओर, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन। मैं होप करता हूं अभी तक का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरीके से फोकस के साथ देखिए, पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको टाइप बताऊंगा जिस टाइप का सवाल जेड 2023 में पूछा गया था। देखो, अगर अपन सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप क्या है बेटा, एक्स टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या क्या कहते हैं, ऑफ साइट, ऑफ साइट बायोडाइवर्सिटी। ये ऑफ साइट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? तो अभी हमने क्या ऑन साइट का क्या मतलब देखा था कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को किसी को उसी के नेचुरल हैबिटेट में, उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए, कंजर्व किया जाए, तब तो हम उसे क्या कहेंगे, इन सिटू टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। लेकिन जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई स्पीशीज प्राकृतिक आवास में
ये नेचुरल हैबिटेट में क्या फील कर रहा हो, संकटग्रस्त महसूस कर रहा हो, उसे वहां बहुत दिक्कत परेशानियां हो रही हो, वो वहां पर एक तरीके से थ्रेटेंड हो, डर में हो कि मैं यहाँ ज्यादा दिन और रहा तो मैं विलुप्त हो जाऊंगा, एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा, तो क्या ऐसे जीव को, ऐसे ऑर्गेनिज्म अकेले छोड़ दें? बोले बिल्कुल नहीं, हम उसको लेकर के आएंगे और मानव जनित, ह्यूमन मेड एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम माध्यम में बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल हैबिटेट के अंदर हम उसको ला करके क्या करेंगे बेटा, स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे, स्पेशल केयर देंगे, ताकि वो वहां पर लंबे समय तक क्या कर सके, सरवाइव कर सके। इस क्या कह सकते हैं डेफिनेशन, जब किसी ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, थ्रेटेंड है, ऑर्गेनिज्म का कोई कर देना, ट्रांसफर कर देना, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर, कहाँ शिफ्ट कर देना बेटा, पर शिफ्ट, ट्रांसफर इट हैबिटेट, आर्टी, हम आर्टिफिशियल है, क्या कह सकते, क्या दिया जाता है? हाँ, ठीक है, उसके बाद में हम देखें इसके अंदर कुछ ज्यादा बातें नहीं, एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि हम देखें जैसे कौन एग्जाम्पल्स है, एक्स टाइप ऑफ, एक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चार पांच एग्जाम्पल, अभी जो सवाल बताए ना, टाइप ऑफ कंजर्वेशन का कौन सा ऑप्शन गलत होगा, वो वास्तव में किसका होगा, एक्स टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन का। और अगर पूछ एक्स टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है तो इन टाइप ऑफ एग्जाम्पल बहुत परफेक्टली याद होनी चाहिए था, और ये इजी भी है। आप सभी ने नाम सुना होगा बोटेनिकल गार्डन, आप ये टेट या आईसीआर या नीट तैयारी के दौरान एक लिविंग वर्ल्ड नाम के चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन कौन सी जगह है, जहां पर इस धरती के, इस प्लेनेट के, या बोल सकते हैं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कुछ ऐसे पौधे जो खुद के नेचुरल हैबिटेट के अंदर, जो खुद के प्राकृतिक आवास के अंदर क्या है, संकटग्रस्त महसूस कर रहे हैं, थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, जो विलुप्ति के कगार पर है, एक्सटिंक्शन के पॉइंट पर मौजूद है, उनको ले आना और उसको कहाँ उगा देना, एक आर्टिफिशियल मीडियम, एक आर्टिफिशियल एरिया जो ह्यूमन ने बनाया है, जिसे बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, जहां पर कोई ह्यूमन इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना इनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है कि इनकी क्षति हो, इनको हानि हो। तो ऐसी जगह को अपन प्लांट्स के लिए क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन। और ऐसी जगह यदि एनिमल्स को लेकर के आया जाए तो उसको क्या कहते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, या जिसको अपन जंतु उद्यान कह देते हैं, या जिसको हम चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, या आज की तारीख में बायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन हो गया। थर्ड नंबर पे क्या बात करें, थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आता है तो क्या होगा, टिश्यू कल्चर। क्या मतलब है, यदि हमारे को किसी मेरिस्टेम सेल मिल जाए किसी ऐसे प्लांट की जो कि इस दुनिया में बहुत कम बचे हैं, तो हम टिश्यू कल्चर टेक्निक का क्या बना सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं लार्ज नंबर्स के अंदर। और तो बोले इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हम वो प्लांट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और जिस पर सवाल पूछा जाता है, आप ये अलग अलग, आप बायोटेक्नोलॉजी कल्चर को, बायो, क्या सवाल पूछा जाता है बेटा, इस पूछा जाता है कि बायो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके बॉडी पार्ट को, या कह सकते हैं, या स्पर्म बैंक भी होता है आज की तारीख
एग एग को भी है। पोलन प्लांट्स की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, हवा को अपन क्या कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम एक आर्टिफिशियल जगह उनको store कर सकते हैं। वो आर्टिफिशियल क्या खास बात होती है, कारण ये लंबे समय तक वायबल वायबल मतलब जीवित अवस्था के अंदर लिविंग कंडीशन में और फर्टाइल कंडीशन में, ताकि उससे आगे हम इन फर्टिलाइजेशन करा करके उस एग का, उस पोलन ग्रेन का या उस गैमीट्स का हम क्या कर सकते हैं, ये भी और संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। तो बोलते हैं वहां पर लिक्विड है, तापमान की क्रायोप्रिजन काम में ली जाती है, और टेम्परेचर कितना रखते हैं, -1 की सेल्सियस, और इसके अंदर को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर। नाम के आगे बैंक लगा देते हैं। वास्तव में का तो अलग अलग पोलन प्लांट्स के अंदर, तो इसलिए अपन गेम अलग से हम क्या करते हैं, को सी- को जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं, वो जो व्यापारिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व है, उनके बीच या ऐसी स्पीशीज जो कि वाइल्ड कंडीशन में जंगलों से या पृथ्वी से तो एक्सटिंक्ट हो गई है, पृथ्वी से तो विलुप्त हो गई है, लेकिन कंजर्वेशन का यही इंपॉर्टेंस है कि वो आज भी बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल गार्डन में टिश्यू कल्चर के थ्रू को, और हम कह सकते सीड, उनके गैमीट आज भी वायबल कंडीशन के अंदर, लिविंग कंडीशन के अंदर, फर्टाइल कंडीशन के अंदर जनन क्षमता के साथ मौजूद है। कहां पर, इन एक्स के एग्जाम्पल्स के अंदर, इन एक्स के मेथड्स के अंदर। तो हम ये कहते हैं, थोड़ी बहुत और अगर इंपॉर्टेंस बताएं तो इंपॉर्टेंस मैक्स हमने पता कर ही लिए कि बोले गैमीट बैंक से हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसी प्लांट स्पीशीज या ऐसी एनिमल स्पीशीज जिनके गैमीट वायबल और फर्टाइल कंडीशन में है, हम उनको लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या करा सकते हैं, फर्टिलाइज करा सकते हैं ऑफ स्प्रिंग। फिर अगर अपन बात करें टिश्यू कल्चर से भी हम बहुत लार्ज लेवल पर क्या कर सकते हैं, माइक्रो कर सकते हैं प्लांट प्रोड्यूस। और हम बात करें कि इन बैंक की, तो बोलते हैं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि क्या पता कितनी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज के व्यापारिक रूप से महत्व रखने वाले पेड़ पौधों के बीजों को आज भी या लंबे समय से संरक्षित किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। तो ये टॉपिक जो हमने आज पढ़ा, मैं होप करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, सारे एग्जाम्पल्स को याद करें, और जिस वे में मैंने आपको शॉर्टली सारी बातें समझाई, उस वे में अपने आप को समझाएं और बार बार रिवाइज करें। और इसी तरह सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर डेली बने रहें, और डेली ऐसे वीडियोस देख करके अपने आप को बहुत ज़्यादा आप बेहतरीन बना सकते हैं। और इन को देख के अगर आप एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर सीक्वेंस सभी चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं और जेट और सीयूईटी में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारा कोर्स वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और साथ में आप हमारे डायरेक्टर सर संजय नटवाड़िया सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो या कोई कमी हो, तो आप कमेंट के अंदर हमें बता सकते हैं। और लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन दबा करके बहुत बहुत धन्यवाद।